Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू प्रेपलेडर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल 2022। आज के इस लेक्चर में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट, जो कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक में हम ओल्गा टेलिस केस 1985 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है। थर्ड टॉपिक में हम एक नई जो टर्म है फिनक्लुएशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट। सो यूपीएससी जो है वो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है हर बार प्रीलिम्स में पूछता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वाला जो आर्टिकल है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो कुरिल आइलैंड जो डिस्प्यूट है अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि जापान ने अभी अपनी एक डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में जो है, डिप्लोमेटिक ब्लू बुक में जो ये कुरिल आइलैंड्स है इनको रशिया की इलीगल ऑक्यूपेशन बताया है। ओके, और जो ये डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है ये क्या है, जापान जो है एनुअली जापान की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उस पर एक रिपोर्ट निकालता है, और इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जापान। ओके, उसको डिप्लोमेटिक ब्लू बुक बोलते हैं। अगर हम कुरिल आइलैंड की बात करें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए कुरिल आइलैंड की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो कुरिल आइलैंड जो है दे आर सिचुएटेड बिटवीन होकाइडो आइलैंड ऑफ जापान एंड द कामचाटका पेनिनसुला ऑफ रशिया। मीन्स कामचाटका पेनिनसुला रशिया का और जो होकाइडो आइलैंड है उनके बीच में ये एक चेन है आइलैंड्स की जिसको कुरिल आइलैंड बोलते हैं। और एक्चुअल में जो डिस्प्यूट है वो क्या है कि जो रशिया है वो इस चेन ऑफ आइलैंड्स को जो है कुरिल आइलैंड के नाम से जानता है, जबकि जापान जो है वो इनको नॉर्दर्न टेरिटरी के नाम से जानता है। ओके, सेकंड जो ये कुरिल आइलैंड्स है ये सी ऑफ ओकोत्स और जो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है उसको भी सेपरेट करते हैं। अगर हम इन आइलैंड्स की सिग्निफिकेंस की बात करें कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो दे आर रिच इन ऑयल एंड गैस रिजर्व, वो ऑयल और गैस रिजर्व में रिच है। सेकंड कि जो मेजर जो फिशिंग जोन्स है वो भी इन आइलैंड्स के आसपास ही हैं। थर्ड, इन आइलैंड्स की जो लोकेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए, रशिया एंड जापान के लिए। अगर हम इस कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट की हिस्ट्री को देखें तो ये जो डिस्प्यूट है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 1855 1855 में जो ट्रीटी ऑफ सिमोडा है उसके अकॉर्डिंग जो सदर्न जो कुरिल आइलैंड्स हैं उनको जो है वो जापान को दिया गया था, और जो नॉर्दर्न जो आइलैंड्स हैं उनको रशिया को दिया गया था। और जबकि जो सैखेलिन आइलैंड्स हैं, सैखेलिन आइलैंड्स जो कि अभी रशिया के कंट्रोल में है, वहां पर जो है ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन था दोनों कंट्रीज का। ओके, सो सेकंड जो है वो क्या था कि 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग के अकॉर्डिंग जो है जो ये सारे कुरिल आइलैंड्स थे ये तो जापान को दे दिए गए थे, इनका कंट्रोल जो है जापान को दे दिया गया था। और जो सैखेलिन आइलैंड जो कि ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था वो जो है वो रशिया को दे दिया गया था। बट 1905 में जब रशिया जापानीज वार हुआ और उसमें जब रशिया की डिफीट हुई तो जापान ने जो है जो सैखेलिन आइलैंड का जो सदर्न पार्ट है उसको कैप्चर कर लिया था। देन फिर 1945 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार जो है जो सोवियत यूनियन है उन्होंने जो ये एंटायर कुरिल चेन और जो सदर्न जो सैखेलिन आइलैंड्स है उनको दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। ओके, अगर हम बात करें 1951 में 1951 में जो है जापान ने मीन्स इन ये जो आइलैंड्स हैं इन पर जो अपना क्लेम था उसको रिनाउंस किया था। बट जो ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को जो थी, इस ट्रीटी को जो सोवियत यूनियन जो है उसने इसको साइन नहीं किया था, और जापान जो था जापान ने लेटर ये क्लेम किया था कि जो सदर्न आइलैंड्स है, जो 4 सदर्न आइलैंड्स है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द कुरिल चेन। तो एक्चुअली क्या है कि जो ये डिस्प्यूट है कुरिल आइलैंड्स का, ये कुरिल आइलैंड्स जो है ये एक चेन है, बट जो जापान है वो जापान सिर्फ 4 जो इसके नजदीक जो 4 आइलैंड्स हैं उनको अपनी टेरिटरी मानता है। ओके, जबकि रशिया जो है पूरी एंटायर जो चेन ऑफ आइलैंड्स है उसको अपनी टेरिटरी मानता है। ओके, तो जो डिस्प्यूट है जापान और रशिया का वो मेजरली इन 4
जो आइलैंड्स हैं इनके रिगार्डिंग है। इनको जो रशिया है वो कुरिल आइलैंड का ही पार्ट मानता है, जबकि जापान जो है वो इनको नॉर्दर्न टेरिटरी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1956 में जो है सोवियत और जापानीज के बीच में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है, जिसमें दोनों कंट्रीज जो हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उनको रिस्टोर करने की बात करते हैं। और इस डिक्लेरेशन के टाइम पे जो सोवियत यूनियन है वो जापान को ऑफर करते हैं कि वो जो 4 आइलैंड है उन 4 में से वो 2 आइलैंड मीन्स जापान को वापस रिटर्न कर सकते हैं और 2 वो खुद अपने पास रखेंगे। बट जापान जो है वो इस ऑफर को मना कर देते हैं। ओके, अगर अब हम करंट सिनेरियो की बात करें, अभी करंटली क्या है, तो जो जापान जो है वो उन 4 आइलैंड्स पर अभी भी हिस्टोरिकली जो है अपना जो हिस्टोरिकल जो राइट है उसको क्लेम करता है। और अभी रिसेंटली 2018 में जो है ईस्ट एशिया समिट हुई थी, उस मीटिंग के दौरान जो है जापानीज प्राइम मिनिस्टर और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं दोनों ने इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को एंड करने की बात कही थी। और जो 1956 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसके अकॉर्डिंग जो 2 आइलैंड है उनको वापस करने की पेशकश की थी। बट बाद में जो है इस मीटिंग के बाद जो है जो रशिया है, रशिया ने ये क्लेम किया कि जो 1956 का जो डिक्लेरेशन में उसमें ये मेंशन है ही नहीं कि कौन से 2 आइलैंड्स जो है वो जापान को रिटर्न करने हैं। सेकंड थिंग कि उन आइलैंड्स पर जो सॉवरेनिटी है कि वो कौन से कंट्री की है, ये चीज मेंशन नहीं है। उसके बाद जो है जो जापान है, जापान अभी करंटली जो है क्या कह रहा है कि जापान विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम द आइलैंड्स, कि जो अभी जो जापान का जो कंट्रोल है आइलैंड्स पर वो जापान जो है वो विड्रॉ नहीं करेगा। और अगर किसी भी तरीके से ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है अगर ये एंड होता है तो देन जापान विल साइन ट्रीटी ऑफ पीस विद रशिया। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक जो कि है ओल्गा टेलिस केस 1985 के बारे में। अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, ये जो है ये 1985 का केस है, बट अभी रिसेंटली ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जहांगीरपुरी जो इलाका है वहां पर अभी डिमोलिशन वाली जो एक्टिविटी चल रही थी, उस पर्सपेक्टिव से ये वाला जो केस है इट कैन बी ए गेम चेंजर फॉर देम। तो एक बार एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम इस केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये केस जो है ये किस से रिलेटेड है। और यूपीएससी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि जो ओल्गा टेलिस केस 1985 है ये किससे रिलेटेड है, कौन से फंडामेंटल राइट की ये बात करता है। ओके, सो इस केस को एक बार हम देख लेते हैं। तो 1981 में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो ये डिसीजन लेती है कि बॉम्बे में जो भी स्लम डिवेलर्स हैं और जो भी पेवमेंट्स हैं और जो भी स्लम डिवेलर्स हैं उनको एविक्ट किया जाए आउटसाइड और उनको डिपोर्ट किया जाए जहां उनका ओरिजिन है, जहां से वो आए हैं उन लोगों को वहां भेजा जाए या बॉम्बे सिटी के बाहर उनको कोई जगह दी जाए। सो इसको लेके जो है कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की। देन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो ओल्गा टेलिस केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन इसके रिगार्डिंग दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस से रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस थे। क्या क्या क्वेश्चंस थे? पहला क्वेश्चन तो ये था कि वेदर दिस काइंड ऑफ एविक्शन, कि जैसे जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जैसे डिमोलिश किया था मीन्स उस टाइम पर, तो वेदर इट इज वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ और नॉट, कि वो आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है या नहीं करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो क्वेश्चन वो था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक्ट है बीएमसी एक्ट 1888 कि उसमें ये मेंशन है या नहीं कि जो एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटी है वो उसके लिए परमिशन रिक्वायर्ड है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन जो था वो था ट्रेसपासिंग से रिलेटेड। ट्रेसपासिंग से रिलेटेड मींस कि जो ऑथोरिटीज हैं जिन्होंने डिमोलिशन एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट की थी विदाउट गिविंग देम एनी प्रायर नोटिस, तो उसमें क्वेश्चन ये था कि जो पेवमेंट्स जो लोग वहां पर रह रहे हैं
whether they are trespassers or not. ओके, तो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस रूलिंग में दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एविक्शन ऑफ पेवमेंट डिवेलपर्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि जो पेवमेंट जो डिवेलपर्स हैं, जो वहां पर जो लोग रह रहे हैं, उनका एविक्शन यूजिंग द फोर्स, ओके, और विदाउट गिविंग देम राइट टू बी हर्ड, कि मीन्स उनकी कोई भी चीज सुनी नहीं गई, बिना दूसरी साइड को सुने हुए आप जो है उनको एविक्ट कर रहे हो, तो ये जो आपका एक्ट है इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सेकंड सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इट इज ए वायलेशन ऑफ राइट टू लिवलीहुड। अब जो राइट टू लिवलीहुड है ये किस में है? ये राइट टू लाइफ में ही आता है। जो राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ जो है वो हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21। ओके, थर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी उसमें बोला कि जो ऑथोरिटीज है, बीएमसी ऑथोरिटीज, उन्होंने जो पेवमेंट जो डिवेलपर्स हैं उनको एज ए ट्रेसपासर जो है उनको ट्रीट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी ऑब्जेक्ट किया है कि आप इनको ट्रेसपासर जो है वो ट्रीट नहीं कर सकते। ओके, इन रिस्पॉन्स मींस स्टेट का जो डिफेंस था वो क्या था कि स्टेट का डिफेंस था कि जो है कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स को जो है ईस्टॉपल जो है वो यूज करना चाहिए। ईस्टॉपल जो है वो क्या है? ये एक जुडिशियल डिवाइस है, जुडिशियल डिवाइस है, और इसको जो है जुडिशरी ही यूज कर सकती है। और जुडिशरी किस लिए यूज करेगी? कि ये किसी भी पर्सन को जो है वो प्रोहिबिट कर सकते हैं या किसी भी पर्सन को रोक सकते हैं कुछ भी क्लेम करने से या असर्ट करने से। ओके, तो स्टेट ने ये बोला कि जो कोर्ट्स है वो ईस्टॉपल जो है, ये जो पेमेंट डिवेलपर्स है इनको ईस्टॉप कर सकती है। सेकंड उन्होंने बोला कि जो जहां पर इन्होंने जो अपनी हट्स वगैरह या इलीगल जो ऑक्यूपेशन कर रखा है उससे क्या है कि पब्लिक जो है वो एक पब्लिक पाथ है। ओके, तो पब्लिक्स का भी राइट है, राइट ऑफ वे जो है वो पब्लिक है, और वो जो है ऐसी हट्स वगैरह बना के पब्लिक का जो ये राइट है इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो इसके रिस्पॉन्स में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है ईस्टॉपल वाले क्वेश्चन पे कि जो ईस्टॉपल है वो जो डिवाइस है ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। अभी इसमें जब आप एविक्ट कर रहे हो पेवमेंट डिवेलपर्स को, बिना उनकी सुनवाई किए आप उनको एविक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि उनका जो राइट टू लाइफ है वो डेंजर में है। इसके साथ साथ राइट टू लिवलीहुड भी वायलेट हो रहा है। इसके लिए वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है। ओके, तो कोर्ट ने बोला है कि जो ईस्टॉपल जो है ये एक डिवाइस है बट ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन था राइट टू लिवलीहुड, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो लोग हैं, जो पेवमेंट्स है, जो फुटपाथ पर जो ये इन्होंने हट्स वगैरह बना रखी हैं, इलीगली जो ऑक्यूपाई कर रखा है इन्होंने, ये स्पेस ये इन्होंने मीन्स किसी मजबूरी में कर रखा है। ओके, वो ना तो किसी को मीन्स किसी को अनोय करने के लिए या किसी को मीन्स परेशान करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कर रखा। उनका इंटेंशन ये नहीं है, बट उनकी ये मजबूरी है कि उनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑथोरिटीज हैं, बीएमसी वाली जो ऑथोरिटीज है, उनको बोला कि दिस शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दिस पेवमेंट डिवेलपर्स। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन था ट्रेसपासिंग को लेके, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन था कि जो बीएमसी ऑथोरिटीज हैं वो इनको एज ए ट्रेसपासर ना माने, जो पेवमेंट डिवेलपर्स हैं इनको एज ए ट्रेसपासर ना माने। ओके, और कुछ भी मीन्स डिमोलिशन एक्टिविटी करने से पहले उनका जो पक्ष है उसको भी वो सुने। ओके, और एक जो क्वेश्चन वो था कि जो बीएमसी के जो प्रोविजंस हैं, वेदर दे अलाउ दिस एंटी एनक्रोचमेंट विदाउट द प्रायर नोटिस और नॉट, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर बीएमसी जो एक्ट है अगर वो अलाउ भी करता है एंटी एनक्रोचमेंट एक्टिविटी को, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में उसको अलाउ कर रहा है, ना कि वो एक जनरल रूल है कि आप मीन्स विदाउट प्रायर नोटिस जो है वो आप जो है ये डिमोलिशन एक्टिविटी कर सकते हैं।
इस टॉपिक में इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है फिनक्लुएशन के बारे में। अभी प्रीलिम्स में जो है यूपीएससी अगर फिनक्लुएशन पे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि द टर्म फिनक्लुएशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, और फिर वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो अगर फिनक्लुएशन की अगर हम बात करें तो फिनक्लुएशन क्या है? ये एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, किसका? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का IPPB प्लस फिनटेक जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उनके बीच में एक ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। इसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और जो फिनटेक स्टार्टअप कम्युनिटी है उनका ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। ओके, और ये जो फिनक्लुएशन ये जो है ये परमानेंट प्लेटफॉर्म रहेगा ऐसा, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडस्ट्री में मीन्स ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अब एक बार हम कुछ की फैक्ट जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। कौन से डिपार्टमेंट ने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर आते हैं। ओके, और ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, मींस इसमें 100% जो इक्विटी है वो गवर्नमेंट की है। और इसका मेन एम क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका मेन एम क्या है कि जो भी इंडिया में कॉमन मैन है उनका सबसे ट्रस्टवर्दी, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बैंक बनना जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो इस लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। अब हम कल फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।